इस क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से करना पॉसिबल है, बट हम नहीं करेंगे। कारण कि अपने ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई हमसे ही की हो, कहीं से भी करी होगी तो ये समझ में नहीं आएगा बेसिक, लेकिन तब भी क्लियर है आपका अगर, तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आप इसे इग्नोर कीजिए और बेसिक पर आ जाइए। इसके लिए पहले क्वेश्चन रीडिंग करनी होगी। लिक्विड कंसीडर करना है, वाटर तो नहीं है ये। 750 उसकी डेंसिटी है और हॉरिजॉन्टल पाइप में इसको फ्लो कराया गया है जिसमें टेपरिंग है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका रिड्यूस हुआ है, पहले इतना है बाद में हाफ हो गया है। तो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की यहाँ पर हमने एक ट्यूब इमेजिन करी है जिसका एरिया जो लेफ़्ट साइड में अगर कहें तो ज़्यादा है और राइट साइड में कम है। आप चाहो तो अभी A1 A2 मान लो, बाद में वैल्यू रख लेना, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये A1 हो गया और इधर पे जो ये एरिया है ये A2 हो गया। ठीक, यहाँ से जो लिक्विड है वो इन होगा और दूसरी तरफ से आउट हो जाएगा। ये लिक्विड बाहर आ रहा है और इस लिक्विड की डेंसिटी इन्होंने बताई है, ये है 750। वैल्यू हम लास्ट में रख लेंगे। ठीक, आगे इन्होंने बोला है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड नैरो, ये वाइड है और ये नैरो है। अगर हम इधर पे प्रेशर P1 माने और इधर पे प्रेशर P2 माने तो दोनों ये बराबर नहीं होंगे, इनमें कोई अंतर होगा। और वही जो डिफरेंस है वो इन्होंने बताया है 4500 पास्कल की इक्वल है। तो बताओ जी कि रेट जो है पानी का जो फ्लो हो रहा है वो क्या है। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, बर्नौली प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दो बातें होती हैं, इन्हीं से सारा यहाँ पर खेल होना होता है। तो हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, कोई भी आप पहले या बाद में लगा लो, कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इट विल बी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 A2 you know and V1 V2 are the speed at लेफ्ट एंड राइट एंड। ऑब्वियसली जो V2 होगा वो ज़्यादा होगा, रीज़न बीइंग वहाँ पे एरिया कम है। अब यहाँ पर प्रेशर के मामले में उल्टा होता है। प्रेशर के मामले में मतलब जहाँ पे आपका स्पीड ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। आई मीन यहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ ज़्यादा है एरिया वहीं पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, या मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी और प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने छोटी सी बात बोली है लेकिन काफ़ी बार पूछी गई है। अच्छे से इसको एक बार एक्नॉलेज कर लो और समझने की कोशिश करो ऐसा क्यों। इसके लिए आपको बर्नौली प्रिंसिपल को भी लिखना होगा। बर्नौली प्रिंसिपल इज़ नथिंग बट एनर्जी एट दिस, एनर्जी एट दैट, दोनों जगह एनर्जी लिख के इक्वेट कराना है। तो एनर्जी लेफ्ट में एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक प्रेशर वाला और एक काइनेटिक एनर्जी वाला। तो प्रेशर वाला हो जाएगा P1 और काइनेटिक एनर्जी वाला हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। टोटल एनर्जी आ गई ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड इट विल बी अगेन P एंड देन हाफ रो V स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, ये P2 हो जाएगा, ये हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को आप इक्वेट कराइए और अब आप यहाँ पे आसानी से ये समझ भी पाओगे कि लेफ्ट साइड में चूँकि A1 ज़्यादा है इसलिए V1 ये कम है, और ये अगर फैक्टर कम हो गया तो ये फैक्टर बढ़ जाएगा क्योंकि इसका एंड इसका इन टोटल ये कांस्टेंट है। इसे आप आगे चाहो तो कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू कैन से पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम निकालना क्या चाह रहे हैं एक बार इस पर भी फोकस कर लें। ये पूछ रहे हैं रेट ऑफ फ्लो बताइए क्या होगा। रेट ऑफ फ्लो जो समझते हो क्या होता है, ये जो आपने A1 V1 लिखा है ये किसके बराबर है, A2 V2 के बराबर है। ये किसके बराबर है, दोनों ही किसके बराबर है, ये Q के बराबर है, और यही Q है रेट ऑफ फ्लो। मतलब यहाँ पर अगर हमें A1 पता है और V1 पता हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो Q आ जाएगा। अब A1 पता है लेकिन V1 तो नहीं पता है ना, तो V1 हमें निकालने पर फोकस करना होगा। जब V1 निकल आएगा तो हम A1 और V1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q भी निकल आएगा। तो आगे की अप्रोच क्लियर हुई। हमारा अभी कंसर्न होने वाला है कि V1 को निकालें। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले फैक्टर को यूज़ करने के पॉइंट से। कुछ ऐसा करो इस इक्वेशन में जैसे कि ये यूज़ में आए। ये है क्या, ये है प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 यहाँ से निकाला जा सकता है, ये आ जाएगा आपका हाफ देन रो देन V2 स्क्वायर एंड देन V1 स्क्वायर, और इसे आप P1 माइनस P2 को P से रिप्लेस कर सकते हो। तो इस प्रकार की कहानी लिखना नॉट अ बिग डील फॉर अस, आसानी से क्लियर हो गई होगी। और अब हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अपने को ये P तो पता है, अपने को ये और ये भी पता है, लेकिन ये दोनों ही नहीं पता है। तो फिर कोई
एक पता हो तो दूसरा निकल आएगा। अब लेकिन कोई एक पता होगा तो फिर हम इसको लगाएंगे ही क्यों, हम यहाँ पे फिर क्या कहते हैं यहीं पर रख के वैल्यू को क्यों नहीं निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हल्का सा आपको किसको किस प्रकार से एलिमिनेट करना है ये समझना होगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप यहाँ से V1 निकालो Q के टर्म में और यहाँ से V2 निकालो Q के टर्म में। तो Q आएगा V1 आएगा Q/A1 और आपका जो V2 आएगा वो आएगा Q/A2। मैं लिख दूँ एक बार तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से हम दो स्टेप में जा रहे हैं, एक तो V1 निकाल रहे हैं और एक तो V2 निकाल रहे हैं। अननोन जो है ना Q उसी के टर्म में Q/A1 और यहाँ से ये आया A2। ये जो V1 V2 आपने निकाला है इसे यहाँ रखो, तो इससे यहाँ रखोगे तो आपकी यहाँ पे पिक्चर में A1 A2 की प्रेजेंस रहेगी और Q रहेगा प्रेजेंट। तो Q के अलावा बाकी एवरीथिंग नोन है, क्योंकि एरिया हमें केवल यहीं का नोन नहीं है, एरिया हमें केवल यहाँ का ही नोन नहीं है, यहाँ का भी नोन है। तो A1 A2 नोन है, यहाँ पे हम रखेंगे V1 ये वाला वैल्यू तो उसमें Q आएगा और V2 का ये वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी Q आएगा। बाकी जो A1 A2 भी आएंगे वो तो नोन है ना। थोड़ा सा अब आपको करके देख लेना चाहिए तो समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। V2 की जगह रखने को मैं कह रहा हूँ Q/A2 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा Q/A1 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। इसके बाद आगे आएगा प्रेशर, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राइविंग हो रही है या यू कैन से फ्लो हो रहा है। तो ये आ जाएगा हाफ देन रो। इसके बाद में Q² को मैं कॉमन निकाल लिया हूँ और ये आ गया 1/A2 स्क्वायर देन माइनस 1/A1 स्क्वायर एंड आगे आएगा P। अब हम यहाँ पर जो निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरे साइड पहुँचा देंगे। तो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P और रो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। और इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे तो Q के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, याद क्या रखना है मतलब ये जो हमने डिराइव किया है ये प्रोसीजर याद रखना है, बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंडर रूट लगा लो और स्टेप आप ऐसे ही रखना, कोई दूसरे तरीके से जाओगे तो आंसर तब भी आएगा लेकिन फिर क्या फ़ायदा, स्टेप बढ़ जाएंगे। और यही हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे पहले लिखा भी था, बस वहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया था कि लोगों को आसानी से याद हो जाती हैं चीज़ें। ये आपका एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रकार का एरिया ही है। इसका आप चाहे यूनिट निकाल के देख लो, इट रिप्रेजेंट मीटर स्क्वायर एंड इट रिप्रेजेंट स्पीड। तो वी कैन से दैट Q जो आप निकालना चाहते हो इस प्रश्न में वो भी A इंटू वी के ही बराबर है। बस अंतर ये है कि A जो है विल बी A1 A2 अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन और V ये हो जाएगा ये। यहाँ पे आप देख लो क्या वही नहीं लिखा है, देख लो वही लिखा है, ठीक। तो आप अगर कहानी समझ गए हैं और टुगेदर विद याद भी कर ले गए तब तो फिर ये क्वेश्चन करने में आपको हार्डली 30 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आप अगर याद कर ले गए तो सीधे ये लिखोगे और इसमें जो जो गिवन है रखते जाओगे आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये याद है, नहीं याद है तो आपने डिराइव किया है, देन Q विल बी A1 ये आपको गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 और V1 ये नोन नहीं है। फिर A2 को आप इसी का हाफ कर दोगे, ऐसा प्रश्न में इन्होंने कहा है। ये आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -2 एंड V2, अब V2 भी नोन नहीं है, अभी तो क्यों नहीं निकल पाएगा। फिर आगे आप लिखोगे A इंटू V, जिसमें A और V दोनों ही नोन नहीं है लेकिन दोनों ही निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले लिखे हैं उसमें A1 A2 ये हमें पता है, P और रो ये हमें पता है। तो निकाल लेते हैं आपका ये जो इफ़ेक्टिव एरिया है, लेट अस सी कि ये कितना आता है। ये आपका 1.2 है। एक काम करते हैं अभी हम, चलो अच्छा वैल्यू रख के ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर A1 की जगह हमने रखा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 और ये हो गया 0.6 इंटू 10 की पावर, वैल्यू रखना थोड़ा बोरिंग हो रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, A1 को आप x मान लो, ठीक है। तो A2 कितना आ जाएगा x/2 और x की वैल्यू बाद में रख लेना है। इसको हमने क्या किया है x मान लिया है, तो x देन x/2 एंड देन अंडर रूट में A1 की जगह मैंने कहा था x मान लेना और ये x/2 माना मैंने, ठीक।
अब सॉल्व करो तो आंसर x के टर्म में आएगा, बाद में x की वैल्यू रख देना। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 4-1 √3, बाकी कैंसिल हो जाएगा, आप चेक कर लो। और x की वैल्यू आ जाएगी वही जो आपने अज्यूम की थी, दैट वाज 1.2 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाई √3। ये आपका हो गया इफेक्टिव एरिया। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट इफेक्टिव स्पीड फ्रॉम हियर। ये फार्मूला भी याद करने में आसान है, क्योंकि आप साउंड वगैरह जब पढ़ते हो तो वहाँ, या आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ते हो वहाँ आप पढ़ते हो इस तरह की कहानी की स्पीड जो होती है वेव की वो ऐसी ही होती है, मिलती जुलती साउंड की स्पीड, बस वहाँ 2 नहीं होता, बाकी सब ऐसे ही होता है। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि गामा होता है। ये कहानी लाप्लास या न्यूटन का जो करेक्शन वगैरह था वहाँ चली गई। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे रिलेशन नहीं है जिन्हें आप याद ना कर सको। आपकी मजबूरी है, उसे आपको याद करना पड़ेगा, बस दूसरे चैप्टर में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रेशर यहाँ पे 4500 ये दिए हुए हैं, और डेंसिटी यहाँ पे वाटर ही है या कुछ और, लेट मी चेक आउट। नहीं, ये 750 की डेंसिटी का है। अब हमें यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, तो 1 0 तो मुझे लग रहा है सब कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे 450 और 75 है, 5 से कैंसिल कर लिया जाए क्या? तो ये 150 हो जाएगा ऊपर। नहीं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, तो 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लिए तो ये 90 हो गया, और यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़े तो ये 15 हो गया। 15, ये इसका मतलब ये आपका टोटल 6 के बराबर हो गया। क्या बिल्कुल सही परफेक्ट कैलकुलेशन होगी ये। 75 का आपका 3 बार करते हैं, 75 दूनी 150, हाँ ठीक है, और 6 गुणे 2 ये √12 आ गया। तो ये आपने इफेक्टिव स्पीड निकाली और ये आपने इफेक्टिव एरिया निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका यहाँ पर फ्लो रेट आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई √3। ये है इफेक्टिव एरिया और इफेक्टिव स्पीड √12, और ये √3 √12 सॉल्व करेंगे तो √4 यानी कि 2 आ जाएगा, और 1.2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2.4 हो जाएगा, जिसे आप 24 गुणे 10⁻⁻1 लिख सकते हो, और वो इसके साथ कंबाइन होगा, ये आ जाएगा 24 गुणे 10⁻⁻3। ये फाइनल फ्लो रेट हो गया। इसकी तुलना अब आप ये जो दिया है इससे कर लो, तो फाइनली आंसर यहाँ पे 24 आ जाएगा।